एटलीस्ट मेरा डे 1 में इतना खत्म हो जाना चाहिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करके दिया है, सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस और सारे सिलेबस के छोटे छोटे टुकड़े बना के इतना एक दिन में कवर हो सकता है, फिर नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल है, और फिर सारा जो है इतने दिनों में उन्होंने बहुत परफेक्टली फिट करके दिया है। चलिए, तो जैसे वी हैव प्रॉमिस्ड, वी आर हियर विथ द स्टडी प्लानर 100 डेज CAPF एग्जाम 2024 और मैं, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। ये स्टडी प्लानर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर मेरा अपना खुद का एक प्लान है, मैंने खुद डिसाइड करके रखा है कि कैसे मैं वर्कआउट करूंगा मई जून जुलाई में, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्लानर आपको फिर भी काम आएगा जस्ट टू चेक वेदर आई हैव डन इट और नॉट, ठीक है। सो यू कैन जस्ट यूज इट एज अ चेक बॉक्स, राइट। जिन लोगों का एग्जैक्ट कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, वो भी एक बार इस प्लान के थ्रू जाके देखो। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अगर मोल्ड कर सकते हो तो आप मोल्ड कर सकते हो, लेकिन विदाउट मोल्डिंग इट टू मच। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैंने कुछ और सोच के रखा था और फिर अभी आपने ये बता दिया, अब आप बोल रहे हो ये करो, फिर मैं ये करूँ कि वो करूँ, फिर वो मैंने जो बोला वो करने गए और सारा ही मौसम बिगड़ गया। ऐसा नहीं करना है। आप अगर आपके प्लान के साथ कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल आप अपना प्लान कंटिन्यू करो जो भी आपने बनाया होगा, राइट। जस्ट क्रॉस चेक इट विद द सिलेबस दैट वी आर कवरिंग इन द स्टडी प्लान कि हाँ ओके, मेरे प्लान के हिसाब से भी ये सारी चीजें कवर हो रही है। इफ इट इज फाइन देन कंप्लीटली गो अहेड विद योर प्लान, अदरवाइज वी हैव द स्टफ। लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू सी योरसेल्फ हियर, राइट। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने ये लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर ये सब करके दिखाया है, एंड दे हैव फॉलोड दिस स्टफ, राइट। सो दे आर हियर एंड यू कैन बी हियर सून। ये बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब दिखाना होता है, इसको प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्टली एग्जीक्यूशन प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अभी डायरेक्टली PDF फॉर्मेट में आपको दिखेगा कि आपको क्या कैसे करना है ना। तो बिल्कुल सांस थाम के बैठिए और देखिए। ये हाँ, एक मिनट, एक और लंबी सांस लेके PYQs एक बार देख लो। ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन ये फिर भी एक सही तरीके से आपके सामने लेके आए हैं ये लोग, और ये बहुत बढ़िया बनाया है। इससे होता क्या है पता है, कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ क्या कम ज़्यादा हो रहा है। और पढ़ते रहते हैं, देखो दिन भर 10 घंटा पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो अपने आप को ये सुकून देते हैं कि अरे मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से। लेकिन ना कभी कभी लगता है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन दैट इज नॉट इनफ। मेरा पकड़ लीजिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, पकड़ लीजिए हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का वेटेज जो है, एवरेज वेटेज वो 20 से 22 के आसपास है। हाँ, तो मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ और उसी के लिए मैंने 1 महीना दे दिया क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। कि पढ़ तो रहा था मैं सर, लेकिन भाई उसका वेटेज एग्जाम में कितना है। तो ये जब आपको पता होगा कि अरे यार एप्टीट्यूड रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो मुझे करना ही है, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो मुझे 19 में से 19 नहीं मिलेंगे, या फिर मतलब उतने सारे के सारे सही नहीं होंगे, लेकिन 10 तो मैं सही करूंगा। तो जो टॉपिक्स कंपेरेटिवली आसान है वो तो मैं करके जाऊँ एटलीस्ट। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होंगे हर साल कितने पूछे हैं। इसलिए ये आपके सामने लाया है कि भाई ओके, पॉलिटी में एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इस साल डायरेक्टली 23 पूछे थे, यहाँ 15, अभी लास्ट में कितने 16, 21। ओके, तो एवरेज मतलब 17-18 क्वेश्चन तो आएंगे, तो मुझे उतना प्रिपेयर करके जाना है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको तभी पता चलेगी जब आप, अब देखो साइंस एंड टेक जो है कंसिस्टेंटली 30 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछती है वो लोग। आप बोलोगे सर मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का नहीं है, लेकिन भाई एटलीस्ट PYQ तो करके जा सकते हैं। मतलब अगर मुझे ये समझ में आता है कि वेटेज किसको ज्यादा है तो उसके लिए जितना मैं कर सकता हूँ, करना तो सब कुछ ही है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ही मतलब समझने ऐसा नहीं है। स्पेशली आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को साइंस वाले सब्जेक्ट के बारे में ऐसा होता है। लेकिन एटलीस्ट PYQ करके जाऊंगा, एटलीस्ट 3 में से कोई एक सब्जेक्ट जो समझ में आ रहा है एटलीस्ट 2 चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं जिससे स्कोरिंग बढ़ेगा। तो मुझे 28 में से 28 नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ 15 तो सही आएंगे, ये सोच के जाना है। इसलिए ये एक बार एनालिसिस करो और ये हमेशा सामने रखो। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, है ना। वो कैसे क्या, वो आप कॉल करो आपको बता देंगे, वो ऐसा है ना। लेकिन ये आपके इसको प्रिंट आउट मार के घर पे ही रख लो, क्योंकि ये हमेशा आपको आइडिया देता रहेगा कि ओके कहाँ मुझे कितना वेटेज देना है, ठीक है। Now the schedule. Now see, this is basically for example master plan for Indian polity. Okay, फिर यहाँ दिया है रेफरेंस, कहाँ से आप पढ़ सकते हो। M लक्ष्मीकांत सर का किताब है, AVKS का अपना भी किताब है, अगर आप चाहे तो वो खरीद सकते हो।
एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा गए हैं, पिछले कुछ सालों का एवरेज निकाला तो 15 से 16। ठीक है, ठीक है। तो अभी पकड़ लीजिए एक दिन है डे 1। डे 1 में एटलीस्ट मुझे क्या खत्म करना है, शेड्यूल्स, प्रीएम्बल, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा जो एम लक्ष्मीकांत मतलब बुक का रेफरेंस भी दिया है क्यों कहाँ से पढ़ना है, और एटलीस्ट मेरा डे 1 में इतना खत्म हो जाना चाहिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करके दिया है, सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस और सारे सिलेबस के छोटे छोटे टुकड़े बना के इतना एक दिन में कवर हो सकता है, फिर नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल है, और फिर सारा जो है इतने दिनों में उन्होंने बहुत परफेक्टली फिट करके दिया है। अब क्या करेंगे इसका, ये इस पे राइड करने वाला विल पावर वाला बंदा या बंदी चाहिए, बस दैट्स इट। वो आप हो तो इसको आप सही से बस एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट। सेम गोज फॉर डे 2। अब यहाँ क्या है, सिर्फ सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर थर्ड डे में फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। देन देयर इज फिफ्थ डे वेयर वी आर डिस्कसिंग पार्लियामेंट। नाउ यू माइट इमेजिन कि सर क्या इट इज पॉसिबल कि एक दिन में हम पूरा पार्लियामेंट खत्म करें? आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, इट इज नॉट फॉर न्यू कमर्स। आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो तो यू नो कि अच्छा मेरा ये है, सो इट इज काइंड ऑफ रिवीजन शेड्यूल फॉर यू। या कुछ जो पोर्शन रह गए हैं वो आप शायद फिर से नए से कर लो, लेकिन मोस्टली इट इज रिवीजन शेड्यूल। और यहाँ जो है ये रिवीजन शेड्यूल जो है ये 2 बार एटलीस्ट आपको देना है। मतलब अभी क्या है, पकड़ लीजिए मैंने आज इसको पढ़ा, यहाँ टिक किया। रिवीजन करने के कैसे तरीके हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पढ़ के रिवीजन करना, ये रिवीजन करने का तरीका ही नहीं है। वो कैसे करना है आप वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक आपने इस तरह से उसको किया। अब आपने पकड़ लीजिए आज इसको कवर किया, जैसे भी आपने कवर किया होगा, रिवीजन करने का आपका तरीका आपने कवर किया, सिर्फ आप यहाँ एक टिक करोगे। हाँ, लेकिन ये दोनों टिक एटलीस्ट जब दोनों टिक नहीं होती तब तक आप ये बोल नहीं सकते कि मेरा ये हो गया है। तो आपको इन 100 दिनों में इसी टॉपिक के ऊपर से एटलीस्ट 2 बार जाना है कि चलो आज मैंने पढ़ा, ओके ठीक है, अभी मैंने कल ये पढ़ा। लेकिन ऐसा होगा फिर कि पकड़ लीजिए आप कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उस दिन आपने उस शेड्यूल का पढ़ना पूरा किया, फिर 2 घंटा निकाल के इसका भी रिवीजन कर लिया। अभी 100 दिन में सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा ना, लेकिन वो करना है 2 बार। तो जब आपका ये 2 टिक हो जाएगा तब यू आर लाइक ओके मेरा अब ये सही से हो गया, यू कैन से सो एटलीस्ट। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग पॉलिटी। अभी आगे भी जाते हैं, बहुत सारा सिलेबस है। डे 6 में क्या करना है, डे 10 पे क्या करना है, डे 13 में क्या करना है। ठीक है, एंड 15 दिन के बाद एक दिन और है जब फुल पॉलिटी रिवीजन। अब एक दिन में फुल पॉलिटी रिवीजन कुछ होता नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि अलग से इसको रिवीजन क्यों करना है, ऑलरेडी ये 2 हमने दे रखे रिवीजन के लिए, लेकिन ये एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखो कि भाई मशीन नहीं है। 15 दिन में कभी कुछ 19-20 हो गया, कुछ रह गया, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो ये एक्स्ट्रा दिन इसलिए रखा है कि आप उसको बाद में कवर कर लेना, लेकिन इससे ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। फिर है ज्योग्राफी, फिर डे 1 में जियोमॉर्फोलॉजी है, फिर डे 2 में भी जियोमॉर्फोलॉजी है क्योंकि वो बहुत बड़ा पोर्शन है। ये इस तरह से बनाया है ना कि एक एवरेज स्टूडेंट को करने के लिए सच में कितना समय लगे पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वो सोच समझ के बनाया है। फिर क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, इस तरह से ज्योग्राफी सेम। एक बार मैंने पढ़ा, लेकिन एक बार पढ़ा तो अपने आप के दिमाग में बना कि और एक बार मुझे फिर से रिवाइज करना है। तो वो जब जिस भी दिन होगा, किसी दिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका हिस्ट्री का कवर हो गया और आपने 2 घंटा एक्स्ट्रा लेके फिर बोला कि चलो आज ये कवर कर दीजिए, तो इससे फायदा क्या होता है पता है क्या, अच्छा ये मेरा हो गया है, ओके ये मेरा सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया, तो यू फील लाइक अब ये मेरा हो गया है। इसका मैंने PYQ भी देख लिया है, इसका मैंने ठीक से रिवाइज भी कर लिया है ना, इसका मैंने टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लिया है, कुछ सेक्शनल टेस्ट सीरीज। और इन सब चीज़ों में याद रखना हमेशा कि टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखो एक चीज़ उन्होंने ये भी किया है, ये देखिए ये जो स्टार्स है, द स्टार्स इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। तो देयर आर सम टॉपिक्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ओशिनोग्राफी कंपेरेटिवली थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से भी वो करने में आसानी होती है। उसके बाद फिर मैप्स जो है वो फिर एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव डन इन केस ऑफ ज्योग्राफी। ओके, उसके बाद आता है, अच्छा नहीं ज्योग्राफी और कंटिन्यू है, मैं वही बोला इतनी जल्दी ज्योग्राफी कैसे खत्म हो गया भाई। फिजिकल फीचर्स है, रिवर सिस्टम है, सभी को 3 स्टार देके रखा है ऑलमोस्ट, सभी करना ही है। ठीक है, देन कम्स एनवायरमेंट।
ठीक है। एनवायरनमेंट भी अलग से बहुत बढ़िया से कवर करके दिया है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं, और फिर हर बार एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया है, इसमें से कुछ भी रह गया, कवर नहीं हुआ, तो उस एक्स्ट्रा डे में आप कवर कर लो। ये एकदम रिगरस है, दिन में 10-10 घंटा बैठने की तैयारी है तो इसको फॉलो करो, नहीं तो ये छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है फिर। देन कम्स हिस्ट्री, द बिग हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा वेटेज, बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, स्पेक्ट्रम है, थीम्स है न्यू एनसीईआरटी की, और बाकी आप जिन लोगों को लगता है तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ना है, इट्स योर कॉल, आप देखो कैसे पढ़ना है, लेकिन याद रखना लिमिटेड और बहुत बार पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ इन्होंने फिर एक बार स्मॉल हेडिंग्स देके रखे कि इतना आपको कवर करना है, और अराउंड 17 डेज में यू हैव टू फिनिश हिस्ट्री। देन कम्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट 25 एक्चुअली, दे आर 28, ठीक है। तो ये सारा आपको कवर करना है। अब इसमें देखो फ़ायदा क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, मेरी बात सुन लो, नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर ये कैसे, मतलब अभी देखिए सर ये मोशन, ये रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड ये स्टफ सर नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है। पूरा सब्जेक्ट देख के लगता है ये मेरे लिए बहुत टफ है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो हो सकता है कोई एक चैप्टर ऐसा हो जो अरे यार ये तो समझ में आ गया, ये इतना टफ नहीं था, अरे ये तो बिल्कुल, तो उसको सब छोड़ दो, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको तो करो। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, बहुत टफ लगता है, लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स है, कुछ विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, तो एक बार पढ़ के तो देखो। रोज की खाने की चीज़ें हैं, नॉर्मली हम बात करते हैं विटामिन मिनरल्स की, तो कौन सी बड़ी चीज़ है अगर एक बार मैं देख लूँगा तो एक बार उसको पढ़ लिया और उसको टिक कर दिया, क्या प्रॉब्लम है। गेटिंग टू नो प्लांट, सिंपल है, एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास 7 का एनसीईआरटी, उतना नहीं कर सकते, क्लास 9 का एनसीईआरटी है। अभी हम लोग ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, तो क्लास 6 क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 10 तक तो वैसे भी हम लोगों के पास चॉइस नहीं था, बायो तो पढ़ते ही थे, नहीं पसंद होगा तो भी। तो एटलीस्ट ये जो है, अभी यहाँ पकड़ लो क्लास 10 का है, थोड़ा आपको लगता है टफ है, लेकिन इसमें से जो पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पूरे चैप्टर में से 2 कंसेप्ट समझ में आ गया, चलो उतना तो पढ़ लो। लेकिन इससे होता क्या है कि आपको ये हो जाता है कि अच्छा ये करना है मुझे, अदरवाइज वो पूरा बुक बहुत हेवी लगता है, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे कंपोनेंट में उसको जब लेके आते हैं, चलो कुछ नहीं तो मैं सोर्स ऑफ एनर्जी तो करके जाऊंगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ग्रेविटेशन में मुझे इंटरेस्ट है उतना करके जाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है। तो सारा का सारा नहीं भी हुआ, लेकिन जितना हो सकता है, अगर यहाँ टिक तो तभी करोगे जब सारा होगा, नहीं तो यहाँ टिक करो, चलो मैंने ये किया है, हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि चलो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं कवर करूं। तो ये हो गया भाई आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये सब करना होता है भाई, कि ये हमारा बैच है, आप ज्वाइन करो। और पेपर 2 के केस में सच में मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा होगा तो यू कैन जस्ट ज्वाइन मी एंड वी विल डील विद द पेपर 2, ओके। अब रह गया करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर जो है वो इन लोगों ने बहुत सही चीज़ बनाया कि ये मत करो कि सारा पढ़ लो फिर करंट अफेयर्स करो, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत बम्बार्डिंग ऑफ नॉलेज होता है। तो वो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन, तो वो इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट इट, तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा करना है। करंट, पेपर 2 और मैथ्स, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो एक साथ सब कुछ नहीं करना है, इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा चखना है। तो ये जो है पकड़ लो, पहले 10 दिनों में हमको क्या करना है, 2 महीने का खत्म करना है, तो थोड़ा थोड़ा करना है, फिर अगले 10 दिनों में अक्टूबर नवंबर, फिर इस तरह से, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे करंट अफेयर्स तो सही से चलेगा, लेकिन करंट अफेयर्स इज मस्ट इंपॉर्टेंट, और वो एक साथ करना बेवकूफ़ी है, कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा उसको करते रहना है, और इसमें भी इसको बार बार रिवाइज करते रहो। ये है आपका मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जैसे कि मैंने अभी बोला था कि थोड़ा थोड़ा उसको करना है, रोज थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या है, वही लिखा है यहाँ, कवर दिस टॉपिक्स 1 by 1, ठीक है। 1 घंटा भी आप रोज देते हो उसको। आप बोलोगे सर सब कुछ कैसे होता है, ऐसा होना चाहिए कि मेरा दिन का टारगेट इतना बड़ा है और फिर तभी तो आपका वो होगा, लेकिन उस प्रेशर में बॉक डाउन नहीं होना है, एंजॉय करना है प्रोसेस को। कोई चीज़ एक आध दिन नहीं हुई तो वो अगले दिन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इस सारी प्रोसेस में मैं हूँ, मेरा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ये क्या चल रहा है, लेकिन कभी कभी थोड़ा चैलेंज भी तो चाहिए ना, वो नहीं होगा तो कैसे हम अपने आप को पुश करेंगे, ठीक है। एंड वी हैव दैट पोटेंशियल, इट इज दिस एग्जाम एक्चुअली gives us an opportunity to bring best out of us, so just give it a try, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग टॉपिक्स है, इसमें से जो बहुत टफ लगते हैं
पकड़ लीजिए आपको लगता है कि यार सर मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता, अरे कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले तो करो, ब्लड रिलेशंस वाले, एजेस वाले, सिंपल इंटरेस्ट तो करो, है ना। तो ये जितने पॉसिबल है उतने आपने करनी चाहिए। पाई चार्ट, ग्राफ है ना, ये तो जो ऐसा मत करो कि यार सर मैथ्स मेरे बस का ही नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। एक एक टॉपिक को हाथ लगा के देखो, उसमें से जो जो सिंपल लगे उतना तो करो। कुछ PYQ देखो, अच्छा ये 4 टॉपिक मुझे आ जाएंगे, तो 4 तो सवाल के जवाब आ जाएंगे, तो फायदा ही होगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा इसको भी करना है। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2। तो अब तक हमने जो देखा वो सारा था पेपर 1, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से अगर ये फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा कि यार मेरा हो गया है, ये मेरा एक रिवीजन हो गया है, सेकंड बाकी है, मेरा ये कंपोनेंट हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट हो गया है ना। तो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ बूस्ट। अब जैसे अभी मैंने बोला कि मैथ्स और करंट अफेयर्स जो है वो रोज थोड़े थोड़े करने हैं, वैसा ही पेपर 2 है, आपको रोज करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ चीज़ों का फॉर्मेट नहीं पता, जैसे कि आर्गुमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, तो AVKS के चैनल पे सारे वीडियोस है कि आर्गुमेंट राइटिंग के साथ कैसे डील करना है, एसे राइटिंग कैसे होता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होता है। जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, यू विल कम टू नो व्हाट आर द फॉर्मेट्स। देन ये इन दोनों के बीच में और एक लाइन होनी चाहिए थी, वो ये है स्टार्ट राइटिंग। सिर्फ यूट्यूब का वीडियो देख के पेपर 2 नहीं होता है, पेन और पेपर लेके बैठना, सब कुछ बाजू में रखना और जो आता है उसको लिखने की कोशिश करना। जैसे आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा उस फॉर्मेट में कोशिश तो करना। अब यहां नीचे जो लिखा है कवर 3 to 4 टॉपिक्स इन अ वीक, सिर्फ इतने ही क्यों, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है। पर्दे के पीछे आप लिखते रहोगे, फिर वो गलत होगा, फिर लगेगा अरे यार इसमें मजा नहीं आया, फिर से एक बार लिखता हूँ, यार इसमें डेटा नहीं है, यार इसमें मैंने इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं लिखा, यार इसमें कंक्लूजन में मजा नहीं आया, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसे करते करते वो परफेक्शन पे लाना, ऐसे 4 टॉपिक आपको वीकली कवर करने हैं, तो आपको रोज 2 घंटा देना ही है ना। ये मत सोचो 3 से 4 टॉपिक, चलो सर वो तो फिर अल्टरनेट डे में 1-1 घंटा बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अपने आप वो टॉपिक बेस्ट निकलता नहीं है, आप पहले प्रैक्टिस करते हो, फिर इट टेक्स टाइम, ठीक है। और हाँ, स्टार्टिंग में सिर्फ इस स्किल के ऊपर ही ध्यान देना। मेरा भी यही अप्रोच है लाइव सेशंस में कि पहले में टाइम कंपोनेंट को फ्रीज करके रख देते हैं हम लोग, और इस बात पे फोकस करते हैं कि हम लोग सिर्फ स्किल सीखें, रिपोर्ट राइटिंग का स्किल, आर्गुमेंट राइटिंग का स्किल। उसके बाद जब स्किल सीख गए, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर लिख सकते हैं, समझ में आ गया है उसके पीछे का क्या कोर है, देन वी ओपन द टाइम कंपोनेंट। फिर वो आधे घंटे में लिखने की कोशिश, फिर 20 मिनट में एक ऐसे लिखने की कोशिश, 18 मिनट आपको एग्जैक्टली टाइम मिलता है एग्जाम में। रिपोर्ट के लिए 10, आर्गुमेंट और ऐसे के लिए 18 मिनट। ये आर्गुमेंट, ऐसे और रिपोर्ट अगर आप कवर कर लो ना, तो फिर बहुत ही सही आपका पेपर जाएगा। फिर वो प्रेसी और कॉम्प्रहेंशन तो हो ही जाता है विद इन टाइम, ग्रामर भी हो जाता है, लेकिन ये पहले 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। तो फिर टाइम फैक्टर्स, तो 7 हफ्ते खत्म हो गए, तब टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट थीम्स जो है पेपर 2 की, जैसे पेपर 1 में सारा बताया, सर पेपर 2 का कुछ तो आइडिया होना चाहिए, क्या करे, कहाँ से करे, अभी है, अगले स्लाइड में बताता हूँ आपको कौन कौन सी थीम्स है। बहुत बढ़िया थीम्स इन लोगों ने बनाई है। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग थोड़ा इंग्लिश सेक्शन पे भी फोकस करो, मतलब ऐसे राइटिंग के लिए भी, और ग्रामर का पोर्शन जो है, ग्रामर, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, है ना। पुराने क्वेश्चंस देखना, इसलिए देखना कि कैसे पूछ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पूछा, अच्छा ये इस टॉपिक शायद उस साल रिलेवेंट था, अच्छा तो इस हिसाब से फिर इस साल कौन से पूछ सकते हैं, उसका आइडिया आता है। टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा लिखना और वो किसी ने एवेल्युएट करके देना, किसी ने मतलब किसी एक्सपर्ट ने, उसने मेरी गलतियां निकालना, मैंने उनको इंप्रूव करना। सो इवेल्युएट योर टॉपिक्स बाय एक्सपर्ट्स एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, विच इज अंडरस्टूड, है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो पेपर 2 के लिए ये चीजें लागू होती हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट थीम जो है बहुत बढ़िया यहाँ कवर की है, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी तो बहुत इसेंशियल है, एग्जाम ही सिक्योरिटी की है ना। इंटरनेशनल इश्यूज है, वाटर, सोशल इश्यूज। ना वाटर डज नॉट मीन ओनली ड्रिंकिंग वाटर, बट इट इज वन ऑफ द थीम। रिवर, ओशियन, ठीक है, वाटर वेज पे भी सवाल पूछ सकते हैं। सो सोशल इश्यूज तो बहुत सारे हैं। अब सोशल इश्यूज में ही एक्चुअली वल्नरेबल सेक्शन भी आता है, ठीक है। फार्मर्स का अलग इशू है, फार्मर्स का इशू एग्रीकल्चर के साथ कनेक्ट करके लिख सकते हैं। देन देयर आर पॉलिटिकल इश्यूज, वुमेन भी सोशल इश्यूज के अंडर आता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना, मेक इन इंडिया सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है, लेकिन और भी अदरवाइज उसके क्या इम्पैक्ट्स है और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले सिनारियो क्या था, अब सिनारियो क्या है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। देन एनवायरमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन, इट इज वन ऑफ द मेजर सिनारियो नाउअडेज। देन कम्स एनर्जी। अब एनर्जी का मतलब सिर्फ सोलर, न्यूक्लियर, विंड पावर ऐसा नहीं होता है, ओवरऑल एनर्जी की जो नीड्स है, फ्यूल की नीड है इंडिया में,
हाँ, कहाँ हम लोगों को, मतलब एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनर्जी वी कैनॉट रन। तो उसका ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स, उसके रिलेटेड डेटा, है ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का डेटा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद और कौन कौन सी थीम्स हैं, इकोनॉमी है, चिल्ड्रन भी सोशल इश्यूज में ही आता है, बट यस यू हैव टू कवर इट सेपरेटली। देन कम्स मीडिया, मीडिया में बहुत कुछ आता है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं आता है, न्यूज़पेपर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आता है ना, तो कैसे, सिनेमा भी आता है, उसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, सो थिंक अबाउट इट। देन सम साइंस बेस्ड टॉपिक्स भी आते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत पॉपुलर है, इलेक्शंस इस साल है, टेररिज्म, हेल्थ एजुकेशन तो हमेशा से कॉमन है, इंडियाज़ फ्यूचर, इंडियाज़ ईथोज, मतलब हमारे आइडेंटिटी के बारे में, इंडियन कंटेक्स्ट, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई अगर मेजर इंसिडेंट हुआ है और उसके ऊपर फिर उसके रिगार्डिंग कुछ अगर उनको पूछना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पूछते हैं। तो ये सारी हो गई आपकी थीम्स, ठीक है, जो आप मतलब नोट डाउन कर लो, ये बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आप टॉपिक्स कवर करोगे तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया होगा कि चलो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ तो लिखा है, सो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैटेगरी। ओके भाई, ये सब जो है हम लोग कैसे अच्छे हैं, हम लोग कितने बड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश है। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मतलब ग्रैटिट्यूड अपना शो किया है कि भाई हम लोगों ने अच्छा किया, तो थैंकफुल टू यू। और हम सभी आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग कितने अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर एक बार, इफ़ यू रियली वांट टू बी हियर, फॉलो व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड just now, ठीक है। So this is end of this session. Call here, get the PDF, start working, right? If you have got any questions, any issue, and now these questions are very important, just put them in the comment sections. Accordingly, we'll come back with some, required videos, right? अदरवाइज़ अभी फिर कुछ और नहीं है, अभी बस आपको काम करना है। आपके कुछ क्वेरीज, डाउट्स और कुछ सब कुछ होंगे, वो सारे डाल दो कमेंट सेक्शन में, तो उन सबका फिर कुछ ना कुछ करके आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपको सब कुछ बता चुके हैं, अभी बस आपको आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, वी आर ऑल विथ यू। प्लीज़ बी फ्री टू आस्क एनी डाउट्स एंड विल बी कमिंग बैक टू यू टू डिस्कस ऑल दोज डाउट्स, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, okay, and I'll see you soon. Take care.